वेलकम टू मेडवन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज शॉर्ट थ्री स्टार्ट करेंगे। थर्ड शॉर्ट में हम लोग पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो रेजिस्टेंस सॉल्व करना पहले पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए एक सर्किट बना लेते हैं। इसलिए इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से अगर कहीं पे भी कनेक्शन दिखेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, पॉइंट ए से लेकर करंट पॉइंट बी की तरफ पास हो रहा है। अगर करंट एक पॉइंट ए से लेकर के बी पॉइंट तक जा रहा है, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इस तीनों आपस में कैसे करंट, जरा इसको रिजॉल्व करना सीखो कैसे होगा। यहाँ से करंट ए से जाएगा, बी की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ से करंट क्या गया, आई गया। आई यहाँ पे दो कंपोनेंट में हो गया, I1 एंड I2, I1 एंड I2 हो गया, ठीक है। I1 आगे गया, यहाँ तक आगे I1, I2 ट्रेवल करके यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से करंट क्या है, यहाँ से भी करंट ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा आगे की तरफ, मिलेगा यहाँ पे I1 I2, यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे। मीन्स देखो यहाँ पे जो करंट यहाँ था, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पैरेलल में, इस तरीके से पैरेलल अगर हमको हमारे दिमाग में आती है बात, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हाँ पैरेलल कुछ इस तरीके से कंबाइंड रहेगा, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वही सेम देखो यहाँ पे भी करंट आई आया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज I1 एंड I2। तो वही I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ से ट्रेवल करके आगे गया, मीन्स करंट्स रिमेन सेम, तो I वापस बन गया, ठीक है। उस केस में देखो फॉर्मूला क्या होगा, ये आपस में अगर इसको कंबाइन करना चाहे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। देखो मेन रिजोल्यूशन होता है, अगर रिजॉल्व कर लेगा उसके बाद तो आसान है फिर। अब आगे फ्रैक्शन इसको सॉल्व करना है सिंपल। ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए से बी के यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। करना क्या, 1/r प्लस 1/r और प्लस 1/r, कितना हो जाएगा 3/r, और r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका इनवर्स, दैट इज r/3 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एग्जांपल, अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम हुआ और तीनों रेजिस्टेंस R की वैल्यू दे दिया गया 2 ओम, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर दो दिया रहेगा सेम रहेगा तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल जल्दी से देख लो, समझ लो, फिर अपने आप करना, इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो सिंपल करंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 और I2 में। अगर जाकर के फिर से I बन जा रहा है तो वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपस में से कनेक्ट है। नीचे भी सेम इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, पहले देखना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस पे करंट फाइंड करना है। अलोंग ए टू बी फाइंड करना, मीन्स करंट ए से लेकर के बी की तरफ जाएगा। अगर करंट ए से बी की तरफ जाएगा तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कर देते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो रेजिस्टेंस के नंबर दे देते हैं, नंबर क्या देते हैं, 3 ओम कर देते हैं सारा। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम हो गया, ये 3 ओम है, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इन टू इनिशियल कनेक्शन इन दोनों का। अगर इन टू इनिशियल कनेक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 6 ले लेंगे। अगर यहाँ पे हो गया 6 और 3 सॉल्व करते, ठीक है। R1 फॉर्मूला क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 होता है रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 6 × 3 18 अपॉन 9, 9 2 18। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, ये सॉल्व करने पर 2 हो गया। बाकी सर्किट सॉल्व होती चलेगी, इसको रफ करते जाओ। देखो डायग्राम में ही हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखाना है तो।
2 हो गया, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 5। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, समझना इस चीज़ को, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ हो जाएगा 5 ओम। ऊपर वाली सर्किट जैसी थी वैसे नीचे वाली भी सर्किट सेम टू सेम है। मीन्स 3 + 3 6, 6 को 3 के साथ पैरेलल करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 5, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया 3 था, ये क्या था, ये यहाँ पे 5 आया था ना, हाँ ठीक है 5 आया था। ये तीनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/5 + 1/5 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम क्या ले लेंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 3 और +5, 11/15 मीन्स 15/11 इज द आंसर हो जाएगा। 3 + 3 6, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11/15 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15/11 के इक्वल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट करते चलो साथ ही साथ, जिससे कोई दिक्कत ना हो बाद में, और क्वेश्चन रोज डेली प्रैक्टिस करते रहो जिससे कि फॉर्मूला हमको याद रहे कहाँ पे कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा, डायग्राम में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए। बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलो कुछ इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और कनेक्शन यहाँ से कहाँ करंट जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, करंट कहाँ से जा रहा है, ए पॉइंट से लेकर कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी तक करंट जा रहा है। सभी रजिस्टर स्मॉल आर रजिस्टर लगा हुआ है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। मीन्स स्मॉल आर रेजिस्टेंस दिया गया, वैल्यू कोई फिक्स नहीं दी गई है, क्योंकि मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी, कैसे ये रिजॉल्व होगा। अब जरा समझो यहाँ पे आउटर सर्किट में क्या है, ये है और ये लगा हुआ, और ये इनर में क्या है, ये इनर लाइन से वाइज ये सारे कौन से इनर अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। इनका आपस में कनेक्शन कैसे है जरा समझो इस चीज को। ये वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये वायर यहाँ, इस वायर की मान लो अगर बात करते हैं तो ये वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो बीच में नंबर ऑफ कनेक्शन अगर अलाइन हो रहे, मीन्स ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर सोचो, हमने इसके बारे में और इसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, इसके रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं पास होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर पास ही नहीं हो पाएगा, जा ही नहीं पाएगा यहाँ पे करंट। जब यहाँ पे करंट नहीं पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे। अभी इस चीज के बारे में और अच्छे से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में समझेंगे, ठीक है। चलो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब ये बचा हमारे पास, देख लेते क्या क्या बचा है। ये हट गया पूरा, ये भी हट गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, करंट नहीं पास हो पाएगा। अब देखो ये हो गए ऊपर के दो, ये ऊपर के दो हो गए, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे इसको समझो, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है, बगल में ये वाला रेजिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। नीचे ये दोनों लगेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा कर लो, इस तरीके से ये आगे नीचे ये दोनों, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, करंट यहाँ से ऐसे आ रहा था, ये हो गया पैरेलली, इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से पॉइंट ए करंट आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, पॉइंट बी में, और सबका रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, सबका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। हो गया ना आसान क्वेश्चन। देखो बस रिजॉल्व करना आना चाहिए, रिजॉल्व करना, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना कि करंट कहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस कोई मतलब है नहीं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ इन्हीं पॉइंट से निकलेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, जरा इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ,
डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन होगा, आपस में सीरीज होगा, ये आपस में सीरीज कंबाइन होंगे, सीरीज और ये भी कंबाइन होंगे, फिर तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो अच्छा बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, अगर दो रेजिस्टेंस लगे रहेंगे पैरेलली तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मीन्स R इंटू R अपॉन R प्लस R, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, R इंटू आर क्या होगा, R स्क्वायर होगा, R प्लस R कितना होगा, 2R के इक्वल होगा, प्लस इसमें क्या करना है हमको, सेम ही टर्म प्लस करना है, R स्क्वायर अपॉन 2R, तो 2R नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा 2R स्क्वायर, 2R से 2R कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा R आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर, सीरीज में सॉल्व करने पर क्या आया है, R आया है। तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग, R लिख देते हैं यहाँ पे, चलो R लिख देते हैं, R हो गया। R प्लस R कितना होता है, बहुत हार्ड है, 2 होता है ना, 2R, ठीक है 2R। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा। तीनों आपस में कैसे अलाइंड हो गए, तीनों आपस में पैरेलली अलाइंड हो गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, आगे आप लोग को पता है, तो 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लेंगे, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ले लो, 2R डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा R में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2R हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करते हैं 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो मतलब ये कितना आ गया 5 हो गया, 4 हो गया ना, 4/2, यहाँ हो गया नीचे R। मीन्स अगर हम लोग R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो कितना होगा 2R/4 के बराबर होगा, ठीक है। ये इससे कट गया तो R इक्वल्स वो 1/2 R/2 मीन्स 0.5R हो गया, 1/2 का मतलब R/2 के इक्वल होगा, इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। आगे समझ में आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, करना कुछ नहीं था, बस सिंपल इसमें रेजोल्यूशन करना था, रिजॉल्व करना था सबको लाइन से, रिजॉल्व करने के बाद R2R और 2R को वापस रखना था उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारे टाइप सभी क्वेश्चन करा नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बना दिया करें, फिर अपने आप लोग सोचा करो ये कैसे होगा, वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व किया करो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से एक वायर गया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये चीज़ देखो यहाँ पे होगा ओवरलैपिंग, ओवरलैप करके मीन्स वायर तो पास हुआ लेकिन बिना कनेक्ट नहीं है, वो बिना कनेक्शन के पास हो गया। नेक्स्ट रजिस्टर इज दिस वायर कनेक्टिंग लाइक गोज टू दिस टाइप एंड कनेक्शन कनेक्टेड टू दिस, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। अब रेजिस्टेंस कितना कितना दिया गया है, पॉइंट ए से लेकर के बी कहाँ जा रहा है करंट, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक करंट मूव कर रहा है। तो करंट कितना कितना दिया गया है, करंट दिया नहीं गया है, ए से बी जा रहा है। अगर देखो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया तो वोल्टेज पूछ सकते हैं, वोल्टेज दिया होगा मीन्स बैटरी लगे तो वोल्टेज तो होगा ही, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हो तो करंट फाइंड करने का आ सकता है। ओम्स लॉ लगाना है, I = V/R, V = I × R, बहुत आसान है, चलो आप लोग कर लोगे। 2 ओम हो गया, यहाँ पे 2 ओम हो गया, 2 हो गया, 2 ओम रखा गया, हर जगह 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे करना क्या है, देखो ये दोनों आपस में इससे वायर से टच नहीं हो रहा, ठीक है, इसका मतलब मीन्स ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। आसान से क्वेश्चन है, चलो करो कैसे होगा, इन दोनों को आपस में सीरीज करना, ठीक है। चलो इसको होमवर्क ले देते हैं, आप लोग सॉल्व करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या होगा, हम समझा देते क्या होगा। 2 और 2 आपस में कैसे होंगे, सीरीज वाइज कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज कनेक्ट कर देना। ये दोनों फिर आपस में कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। अब इन दोनों को फिर पैरेलल कर देना, फिर सब पैरेलली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। चलिए आप लोग को होमवर्क लिए हो गया, अब आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहली वाली क्लास में लोग कहाँ तक पढ़े थे, इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया था, पावर हीट भी कंप्लीट हो गया था,
हम लोग को क्या डिस्कस करना है आज, किरचॉफ्स लॉ के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ क्यों बना, जैसे कुछ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको हम लोग जैसे 1 पैरेलल के फॉर्मूले की बात करें तो 1/r इक्वलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 से, या फिर सीरीज की बात करें तो r इक्वलेंट इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको रिजॉल्व करके r इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर सकते। उस केस में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया जाता है। किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि क्या होगा। अब देखो किरचॉफ्स लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा जंक्शन पॉइंट होता है, एक होता है हमारा लूप फॉर्म। दो फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया, जंक्शन एंड लूप। जंक्शन क्या होता है, जहाँ ट्रेन्स आके आपस में मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, पास करती है, होता है हमारा जंक्शन पॉइंट। लूप का फॉर्मेशन मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे लूप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जंक्शन क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज जंक्शन। जंक्शन का सिंपल मतलब हम यही कह सकते हैं कि जैसे जहाँ से जंक्शन पॉइंट से एक जंक्शन होगा जहाँ पे सारी चीज़ें आके मिलती हैं, ट्रेन जहाँ पे सारी एक मिलती है उसको जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे करंट आकर के नंबर ऑफ करंट आते हैं और बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होता है वो इनकमिंग का आउटगोइंग के इक्वल होता है। देखो कैसे होगा, इनकमिंग आउटगोइंग के इक्वल। यहाँ से मान लेते हैं करंट गया I1 और I2, दो करंट गए हैं। यहाँ से बाहर कौन सा निकला, I3 एंड I4। तो हम यहाँ पे ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स I1 और अगर हम लोग I2 को ऐड करते हैं वो किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4 के इक्वल होगा। इस तरीके से होता है हमारा जंक्शन रूल, मीन्स इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये होता है हमारा जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल के बारे में, इसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, मीन्स जो ओवरऑल आई होगा वो जीरो होगा, मीन्स सिग्मा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होता है। अब इसको समझते हैं ऐसा कैसे हो जा रहा है। ये करंट I1 आया इस डायरेक्शन से, ठीक है, आगे की तरफ गया I2, तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, अपोजिट डायरेक्शन में गया, ठीक है, I3 इस डायरेक्शन में गया तो माइनस I3, ये भी आगे की तरफ मूव कर गया फर्दर I1 इस तरफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस I4। इक्विवेलेंट कितना होता है, 0 के बराबर होता है। बी से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू यही चीज I3 प्लस I4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो नेट करंट होगा वो इक्वल होगा, ये बोले तो ओवरऑल करंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। समझिए इस चीज को इस तरीके से। मान लेते 5 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 6 एम्पियर करंट, तो जरूरी नहीं है कि एक सर्किट एक जहाँ से जा रहा है हमने कहा सेम होगा, इधर कितना हो रहा है 11 एम्पियर हो रहा है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे 5 एक जाए एक 6 जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक कितना, एक 4 एम्पियर भी जा सकता है और दूसरा कितना एम्पियर जा सकता है, 7 एम्पियर भी जा सकता है, ठीक है। मीन्स जरूरी नहीं सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बाहर हो, लेकिन जो सम होगा मैग्नीट्यूड का वो इक्वल होगा, तभी तुम इसको सम करेंगे, उसको उसके साथ माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आगे इसके बारे में समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन्स इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इसमें टोटली क्या बताया गया था, करंट के बारे में बताया गया, इसलिए इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, जंक्शन रूल हो गया। अब आते हैं लूप की तरफ। नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ लूप रूल। सेकंड है हमारा लूप रूल। जंक्शन में क्या था, करंट इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। लूप में क्या होता है, अब लूप में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो वहां पे लूप रूल अप्लाई करते हैं। चलो अप्लाई करते हैं, पहले इसके रूल तो देख ले, फिर उसका अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। रूल में पहला रूल आता है कि सबसे पहले जो भी सर्किट दिया गया, जो भी डायग्राम दिया गया, उसमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में लूप बनाना है। मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्लस, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जैसे भी बनाना हो उसको बनाना है एंटी क्लॉकवाइज।
नेक्स्ट सेकंड आ गया कि वहां पे जो ईएमएफ होगा उसको कैसे मेजर करेंगे। जंक्शन रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि वहां पे जंक्शन पे करंट मेजरमेंट करते हैं। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट की इक्वल था, तो मींस करंट वहां पे आ रहा है, इसलिए किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। यहाँ पे वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, और उसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया। ठीक है, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में देखो बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। सबसे पहले ईएमएफ के बारे में समझ लेते हैं, ईएमएफ बना देते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा निगेटिव, तो करंट कहाँ से जाएगा, मूव करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव पोल मूव करेंगे। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल, ईएमएफ क्या हो सकता है, अगर ईएमएफ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v, ठीक है, मेजर कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव पोल, तो यहाँ पे v इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का ईएमएफ के इक्वल होगा। मींस ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, कि देखो इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गए, जिसकी तरफ बाद में गए मींस निगेटिव की तरफ बाद में गए, तो वो सेम चार्ज उसी के ऊपर आ जाता है, ईएमएफ के ऊपर वो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है हमारा वी ईएमएफ, तो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से बना लो, फिर वैसे ही ये पॉजिटिव है निगेटिव, अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो तो वी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं, लास्ट में कहाँ पे आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान चीजें हैं। वी निगेटिव कब होगा, जब पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे। वी पॉजिटिव कब होगा, जब निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब जो चीज बाद में बोलना उसको यहाँ पे वही चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल फॉर्मूला V इक्वल्स क्या होता है, I इंटू आर के इक्वल होता है। वेरी गुड, याद है ना, ओम्स लॉ में हम लोग इस चीज को पढ़े थे, V इक्वल्स टू I इंटू आर। चलो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी करंट की, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा। तो यहाँ पे आई आर का फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स वी क्या होगा इस केस में, अगर कभी ऐसा मिलेगा तो उस केस में वी इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू आर, और करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग वी को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं हम लोग, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, अगर मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है तो वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस का आई इंटू आर, क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। आगे समझ में, मीन्स रेजिस्टेंस लगाओ तो इस तरीके से मेजर करेंगे। सारी चीजों को कोलैप्स करके एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नोट करना, इसको नोट कर लो, याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें काम देंगे इसमें। चलो एक बना लेते हैं सर्किट नॉर्मल सा कोई भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे ईएमएफ लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे ईएमएफ लगा देते हैं, इसका नाम देते हैं ईएमएफ 1 हो गया, ईएमएफ 2 हो गया, रेजिस्टेंस R1 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया। करंट यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से भी I1 मूव करेगा, यहाँ से करंट निकलेगा I2, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा, तो इधर I2 आ गया, यहाँ पे भी I2, एक और जोड़ देते हैं इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लग गया यहाँ पे भी, और करंट देखो I1 इधर से आया I2 इधर से आया, तो यहाँ से कंबाइन हो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ हो गया रेजिस्टेंस R3। तो सबसे पहले अगर इस सर्किट को सॉल्व करना है कि ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो हम लोग उसको वोल्टेज से सॉल्व करेंगे। देखो अब वोल्टेज से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, एक लूप बनाना है, क्लॉकवाइज चलो बना लेते हैं, क्लॉकवाइज अच्छा रहता है ना, क्लॉकवाइज बना दिए। ठीक है, क्लॉकवाइज बना दिए, सबसे पहले V निकालते हैं, V क्या होगा, तो V इक्वल्स क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईएमएफ 1 से रिलेशन के साथ, मींस ईएमएफ 1 कितना होगा, या V इक्वल्स टू आई आर होता है, मींस I1 R1 के इक्वल होगा। इस लूप की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो लूप ऐसे पास हुआ, करंट आगे की तरफ गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव था, लेकिन इसका करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मींस पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव वाला ही लिया जाएगा वहां पे ईएमएफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस I2R2। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, मींस यहाँ पे देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ, तो लास्ट वाला पॉजिटिव से हमने क्या लिखा, I1 R1 पॉजिटिव लिखा है। यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा था करंट, इस तरीके से लूप बना ना, पॉजिटिव टू निगेटिव,
पॉजिटिव टू निगेटिव, तो निगेटिव में यहाँ पे माइनस I2R2 ले देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पहले वाले लूप। दूसरे वाले लूप के लिए क्या हो जाएगा V, तो दूसरे वाले लूप के लिए V क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से बना है, इसके किस रिस्पेक्ट में क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव बाद में आ रहा है तो मतलब क्या होगा I2R2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसे करंट जा रहा है तो ये भी करंट भी ऐसे जा रहा है, लूप भी ऐसे बना हुआ है तो ये भी पॉजिटिव होगा, मीन्स R3 पहले लिख देते हैं और ब्रैकेट में I1 नहीं I1 I2, हाँ ठीक है, I1 और I2, इस तरीके से V हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आसान है, देखो कितनी आसानी से हमने V को कैलकुलेट कर लिया। अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी EMF हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ओवरऑल EMF होता क्या है, V इक्वल्स टू EMF1 माइनस EMF2, उसी के बेसिस हम लोग सॉल्व करते हैं, EMF1 को EMF2 से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया किरचॉफ्स लॉ का एक एग्जांपल। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और सबसे पहले टॉपिक स्टडी कर लेते हैं सारे लाइन से, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व होता है। अब ऐसे में क्या लगाओगे, यहाँ पे भी I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, I1 I2 ऐड अप हो गया, तो सीरीज लगाना है, पैरेलल लगाना है, उसके कंफ्यूजन से अच्छा हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में यहाँ से हम लोग मीन्स EMF और पोटेंशियल या फिर वोल्ट मीटर मेजरमेंट करने के लिए होता है पोटेंशियल। उसके साथ साथ और कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो अननोन पोटेंशियल और EMF को मेजर करती हैं। तो सबसे पहले डिवाइस का नाम उसमें क्या आता है, पोटेंशियोमीटर। नाम से पता चल रहा है पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर यूज किया जाएगा पोटेंशियल मेजर करने के लिए। लिख लेते हैं इसको, यूज टू मेजर अननोन क्या, पोटेंशियल एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करने के लिए काम आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पोटेंशियोमीटर का यूज। सबसे पहले कोई भी डिवाइस अगर बनता है, जैसे पोटेंशियोमीटर ही है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग उसकी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R के इक्वल होगा, I R के बराबर होगा। अच्छा R को और क्या लिख सकते हैं, R को और लिख सकते हैं, ये R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A मीन्स रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ पे रखेंगे V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई रो इंटू L अपॉन A के बराबर होगा। समझ में आ गया, V इक्वल्स टू I रो इंटू L अपॉन A के इक्वल होगा। रो L इंटू रो अपॉन A की अगर बात करते हैं, L इंटू रो अपॉन A की बात करते हैं, ठीक, इसकी बात करते हैं, I करंट, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, ये कांस्टेंट अल्फा के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है V इक्वल्स टू KL, तो K इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई L, ठीक है। कुछ लोग को ये बात पता होगी, कुछ लोग को नहीं भी पता होगी कि अगर किसी भी टर्म को हम लोग डिस्टेंस या फिर लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वहां पे ग्रेडियंट यूज किया जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लो, मींस पोटेंशियल हो गया, ये V क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल हो गया। इसको हम लोग ने क्या किया, लेंथ से डिवाइड करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म यूज किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल्स क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे K क्या है, K एक कांस्टेंट टर्म है जो पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। अल्फा तो अलग हो गया, यहाँ पे K V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर इसके हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो V और L का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये V हो गया और ये L हो गया और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस अगर पोटेंशियल चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज होगा, मींस लेंथ चेंज करेंगे तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। चेंज होने का मतलब अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो ये होता है हमारे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। चलो एसआई यूनिट बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के इक्वल्स टू वी बाई एल, तो वी अपॉन एल होगा। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। लेंथ क्या होगा, मीटर, तो क्या हो जाएगा वी एम माइनस 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर बहुत बड़ा हो जाता है इस केस में, वी पर सेंटीमीटर माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट। सीजीएस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सीजीएस में इसलिए करते हैं क्योंकि मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन अगर हम लोग यूज करें तो इसका एप्लीकेशन करंट को और ईएमएफ को रिलेट करने में यूज किया जाता है। तो पहले आते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब देखो ईएमएफ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ईएमएफ के बारे में आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल ग्रेडियंट के की बात करते हैं तो वी बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे करंट का भी रिलेशन आएगा, पहले लेंथ के साथ सीख लेते हैं। ईएमएफ अपॉन एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई एल। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ ई1 इक्वल्स टू के इंटू एल1, ईएमएफ 2 इक्वल्स टू के इंटू एल2। ठीक है, अब दोनों को आपस में रिलेट करो, यहाँ पे रिलेट क्या करेंगे, EMF1 अपॉन EMF2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। मीन्स लेंथ को हम लोग EMF के साथ रिलेट कर सकते हैं। लेंथ का EMF के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, वोल्टेज के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। इस एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग किसी भी पोटेंशियोमीटर की लेंथ या फिर वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो EMF2 कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, EMF2 कैलकुलेट करना हुआ, EMF2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे EMF1 मल्टीप्लाई बाई L2 अपॉन L1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा EMF। नेक्स्ट आता है क्या, पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो कितना होगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर इसके लिए कितना होगा, आई रो और ए तो कांस्टेंट हो गया था, बचा लेंथ। लेंथ के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि क्या होगा। अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ईएमएफ अगर हम लोग बात करते हैं, वी इक्वल्स क्या होता है, सिंपल आई इंटू आर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईएमएफ, तो ईएमएफ के पास क्या होगा, ईएमएफ कब आता है, जब बैटरी होती है, और बैटरी के पास क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में लिखते हो तो ईएमएफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर के इक्वल होगा, क्योंकि उसके पास स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड करो क्या होगा, ईएमएफ अपॉन वी किसके इक्वल होगा, आई आर प्लस आर अपॉन आई इंटू आर। आई आई कैंसिल आउट, तो ईएमएफ इक्वल्स कितना हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन वी इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अप्लायंस का रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस अपॉन अप्लायंस रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर। मीन्स आर प्लस आर अपॉन आर हो गया। अच्छा, इसको और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या ईएमएफ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या हम इसको एल के फॉर्म में L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं। ईएमएफ की लेंथ मान लेते हैं L1 है, वोल्टेज की जो लेंथ आएगी वहां पर डायरेक्टली रिलेशन होता है ना, L2 के इक्वल होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तो डिपेंड करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोले, या फिर ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चलो अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, इस तरीके से लिखा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस R अपॉन R लिख सकते हैं, इक्वल्स टू L1 माइनस L2। तो R अपॉन R कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, R अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ऊपर चला जाएगा, मीन्स L1 माइनस L2 अपॉन L2 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स R बाई R। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ऊपर आ जाएगा, और ब्रैकेट में L1 माइनस L2 अपॉन L2 के इक्वल होगा। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर पोटेंशियोमीटर। तो कितना आ गया, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, L1 and L2 आर द लेंथ, L1 इज द लेंथ ऑफ EMF एंड L2 इज द लेंथ ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टेज का है, V का पोटेंशियल डिफरेंस का है। आगे समझ में बहुत आसान चीज है।
इसी के कॉन्सेप्ट में सारी चीजें कैलकुलेट की गई है। क्या कॉन्सेप्ट था पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस समझ में आ गया। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव करना क्या हुआ? सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? कुछ भी बोल दो रोने लगेगा। नहीं, देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, मींस अगर हल्का बहुत भी लेंथ में चेंज होगा, थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग लेंथ में चेंज करेंगे तो तुरंत वो उस चीज को कैलकुलेट कर लेगा। अगर लेंथ में चेंज हुआ तो पोटेंशियल वेरिएट करेगा, मींस स्मॉल या थोड़ा सा भी चेंज अगर वोल्टेज में हो रहा है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, या ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में चेंज हो रहा है तो तुरंत आसानी से ये पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अगर इसको इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को भी आसानी से मेजर कर लेता है पोटेंशियोमीटर। सेकंड, अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग द लेंथ फॉर द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है तो लेंथ वेरिएट तुरंत करेगा, क्योंकि लेंथ का पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। बहुत आसान सा टॉपिक था, प्रिंसिपल याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट सेकंड वन इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत आसान ब्रिज होता है। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे 4 रेजिस्टेंस एक साथ कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, और जो बीच में होता है वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, मींस वहां पे करंट पास नहीं होगा। जहां से 3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको पता होंगे तो फोर्थ वाले का हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि फोर्थ रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल समझते हैं कैसे सर्किट बनेगी। इस तरीके से, बहुत आसान है, इस तरीके से बनाना है। चार रेजिस्टेंस हो गया, बीच में भी करंट फ्लो करेगा, नहीं जाएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस लगने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका ना हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको दे देते हैं नाम R और इसको क्या देते हैं S। तो PQRS इस तरीके से अलाइन फॉर्म में है और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से सर्किट थोड़ा सा बना लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ सर्किट होगी जहाँ से करंट फ्लो करेगा। अरे ये कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से P हो गया, P रेजिस्टेंस हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया और S। तो अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होगा? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S के इक्वल होगा। अगर हमको मान लो P फाइंड करना है, ये भी कैलकुलेट P, तो P इक्वल्स कितना हो जाएगा? R बाई S मल्टीप्लाइड बाई Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को। अगर 3 रेजिस्टेंस पता होंगे तो फोर्थ रेजिस्टेंस हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसमें सोचो कि P बाई Q R बाई S के इक्वल कैसे हो गया? किरचॉफ्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। समझो कैसे करेंगे। यहाँ पे लूप को फॉर्मेशन करना, यहाँ पे लूप को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दोनों जगह के लूप से फॉर्मेशन करेंगे, अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे, करंट पास कराएंगे। करंट कहाँ से जाएगी? यहाँ पे मान लो तो बैटरी लगी हुई है, करंट आई जाएगा। ठीक है, आई करंट पास होगा आगे की तरफ, यहाँ पे पास होगा। तो तुम लोग ये काम करना, इसको प्रूव करना। ठीक है, कि किस तरीके से P बाई Q R अपॉन S के इक्वल होगा। एक वीडियो और आएगी हमारी जहां पे मैं चीज प्रूव करके बताएंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग P बाई Q इक्वल्स टू R अपॉन S किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, लूप का फॉर्मेशन लेकर के कैसे प्रूव करेंगे कि P बाई Q R अपॉन S के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात तुम लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम तो आई बताने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इसी का ही कॉन्सेप्ट है, व्हीट स्टोन ब्रिज का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल क्या था? वही सेम प्रिंसिपल, P बाई Q इक्वल्स टू R अपॉन S के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। अब देखो यहाँ पे तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग लेंथ वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पे लेंथ कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो P बाई Q हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू R अपॉन S है।
आर पे लेंथ होगा कुछ ना कुछ, एल ले लेंगे, ओवरऑल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, अगर ये एल होगा तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस एल के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस एल के इक्वल हो जाएगा। इफ भी कैलकुलेट, अगर हमको कैलकुलेट यहाँ पे करना है क्यू, तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, अभी किसी भी नंबर को यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू को हम लोग आर बाई एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहें आर अपॉन एस इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अगर हमको s कैलकुलेट करना, मान लेते हैं s कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एल अपॉन एल। इस तरीके से हम लोग s क्या एक रेजिस्टेंस है, r भी रेजिस्टेंस r हमको पता है, तो हम s इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में बहुत आसान चीज़ें ये सब। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी फंक्शन हम लोग समझ लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास और लेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बस क्वेश्चंस के बारे में। समझो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली, हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन का रहेगा अलग पार्ट, एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, करंट पे, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज के बारे में भी, और भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना।